हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि चैप्टर 2 है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते ही जेई और नीट दोनों में मिल जाएंगे और एक अच्छा इजी सा टॉपिक है। चलो, तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो लाइट होता है वो डुअल नेचर शो करता है, राइट? मतलब कि उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वो वेव नेचर भी है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारे किस नेचर को शो करता है? लाइट के सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर। दिस सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि हम इसका नाम में देख सकते हैं कि इसका नाम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फोटो और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब क्या होता है कि कुछ तो लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा। बच्चों देखो, जब फोटो खींचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत होती है? लाइट की। अब अंधेरे में तो फोटो खींच नहीं सकते, तो फोटो मतलब लाइट। किसकी जरूरत होने वाली है हमें इस इफेक्ट में? लाइट की जरूरत होने वाली है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कुछ तो ये इफेक्ट है जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं कि ऐसा क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में और ये इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखो हम लोग ने कैथोड रे ट्यूब पढ़ रखा है। कैथोड रे ट्यूब क्या था? हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी उससे की थी, हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी उससे की थी। ठीक है, तो सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, सिमिलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमें मिलता है। तो हम वहां पे क्या करते थे? एक सिंपल ग्लास ट्यूब लेते थे, सही बात है, और उसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते थे, राइट है? दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते थे और इसको हम कनेक्ट कर देते थे किससे? किसी वोल्टेज के सोर्स से, है ना? लेट्स से बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड है, मेटल का जो प्लेट है, जो नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता था उससे हम क्या बोल देते थे कि वो हमारा क्या है? कैथोड हो गया और वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट? और जो हमारा पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोल देते थे? एनोड बोल देते थे। ठीक है, ऐसा कुछ तो हमारे में सेटअप था जब हम कैथोड रे की बात करते थे। चलो, यहाँ पे एक अंतर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया बढ़िया सा। ठीक है, एमीटर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, हम उस वाले एक्सपेरिमेंट में जो बैटरी देते थे वो काफी हाई वोल्टेज की देते थे। ठीक है, जैसे 10,000 वोल्ट की देते थे जब हम लोग कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे उतना हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कैथोड के ऊपर हम एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। अब लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। तो यहाँ पे जब लाइट गिरती है कैथोड पे, जब लाइट गिरती है वैसे ही हमें क्या दिखता है? इस एनोड पे, इस एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखते हैं। जैसे ही लाइट गिरी कैथोड पे स्ट्राइक हुई वैसे ही हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एमीटर करंट को डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है हमारे सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइट है इसके पास कुछ एनर्जी होगी ई, क्योंकि हमने गिराई कैथोड पे। ठीक है, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लाइट के हेल्प से हमने क्या किया है? लाइट की हेल्प से हमने करंट को जनरेट किया है। तो जब भी हम लाइट की हेल्प से करंट को जनरेट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन अ लाइट ऑफ suitable energy is made incident on metal surface। ठीक है, जब भी लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, ये नहीं कि बहुत ही कम एनर्जी डाल दिए तो भी हो जाएगा, नहीं, अभी ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सुटेबल एनर्जी की जब हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं ऑन मेटल के सरफेस पे, करंट इज प्रोड्यूस। ठीक है, करंट हमारा प्रोड्यूस होता है, करंट इज प्रोड्यूस, करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज नोन एज photo
इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, और दिस इफेक्ट इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे ही लाइट गिरती है वैसे ही हमें करंट का प्रोडक्शन दिखता है, मतलब उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है कि अभी हमने लाइट डाली तो हमें 1-2 सेकंड्स का गैप मिला फिर जाके करंट प्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात और बताओ, करंट प्रोड्यूस हो रही है, करंट किसके वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन के वजह से प्रोड्यूस होती है। मतलब कि करंट को प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो क्या होता है, लाइट जैसे ही कैथोड पे गिरती है, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके भागने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, इनवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब कि हमारा जो करंट होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो करंट प्रोड्यूस हुई है उसे फोटो करंट कहते हैं, और इस पूरे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो लाइट गिरी इसने कैथोड पे ऐसा क्या जादू किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट निकलने लगा, ठीक है। करंट इस जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें फ्लो करने लगा। यहाँ पे मैंने 3 केसेस बनाए हैं, ठीक है। समझते हैं एक एक करके कि लाइट क्या जादू कर रही है जिससे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट हो रहे हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारा एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस को उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हमने अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ लिया न्यूक्लियस का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दिया, तो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़कर उससे जीत कर बाहर आ जाएगा एटम, ठीक है। और ये एनर्जी हम कैसे देते हैं इलेक्ट्रॉन को, लाइट के फॉर्म में। जैसे मान लो हमने क्या किया, लाइट एनर्जी दी, ठीक है। अगर हमने लाइट एनर्जी क्या कर सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इधर लिख देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोनों के बीच का अट्रैक्शन, और हमने जो लाइट दी है यहाँ पे वो हमने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी इस लाइट के थ्रू, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, पर उसको एनर्जी कितनी चाहिए थी कि वो अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ सके, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, छोटा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा। इस लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प कर सके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस से हटने के लिए, है ना, उसके अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के। अब मान लो यहाँ पे भी हमने क्या लिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इस बार हमने जो लाइट दी है उसकी एनर्जी हमने कितनी कर दी, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितनी एनर्जी चाहिए थी कि न्यूक्लियस से वो अलग हो जाए उतनी ही एनर्जी हमने लाइट के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जो एनर्जी है वो आपस में अब बराबर, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन जीत जाएगा, न्यूक्लियस से हट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा। अब मान लो तीसरा केस, इन दोनों के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इस बार हमने एनर्जी कितनी दे दी है, मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ज्यादा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से हटने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए थी,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमने एनर्जी कितनी दे दी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा ज्यादा एनर्जी आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई। इसका मतलब एक चीज तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस से बाहर तो निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी बची तो उसका क्या होगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, पर ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ चुकी है कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, जो कि सारे केसेस में हमने क्या बना के रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दे रहे हैं तभी हमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन दिख रहा है और तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम देते तो हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसको हम एब्रिविएट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और इस केस में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, जो हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए वो पूरी की पूरी यूज हो गई सेकंड वाले केस में, राइट, पूरी की पूरी यूज हो गई। पर थर्ड वाले केस में क्या है, इसके पास अभी भी क्या है रिमेनिंग एनर्जी है। रिमेनिंग एनर्जी मतलब कि 5 जूल, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसने यूज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से, लेकिन अभी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाकी है। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाकी है उसका क्या करता है। अब जैसे बताओ तुमको पैसा दिया मम्मी ने कि बेटा दुकान से सामान लेते आओ, और तुमको दुकान से 5 रुपए का सामान लाना था, लेकिन मम्मी ने दिया 10 रुपए, क्या करेंगे हम? अच्छे बच्चे तो है नहीं कि 5 रुपए का सामान लाया 5 रुपए वापस कर दिए मम्मी से कि लो मम्मी 5 रुपए का काम हो गया, नहीं, हम 5 रुपए से अपने पसंद की चीज खरीद लेंगे, है ना। और पसंद की चीज क्या होगा, दौड़ेंगे भागेंगे जाके कुछ अपना पसंद का लेके आएंगे। तो वही काम इलेक्ट्रॉन भी करता है। अब इलेक्ट्रॉन का काम कितने का था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेकिन अभी उसको कितना का तो दे दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे दिया गया है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा, और भागने की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास भागने की भी एनर्जी आ गई। तो जब यहाँ पे अब देखो, अब तीनों केसेस में देखते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन भागेगा किस में नहीं भागेगा। देखो यहाँ पे तो कम ही एनर्जी मिल रही थी, काम ही 5 जूल का था, तो जब काम जब तक नहीं पूरा हो तब तक एक्स्ट्रा बचने की तो बाकी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं होगी। सेकंड वाले केस में जितने का काम था उतना ही एनर्जी दी गई, इसका मतलब एक्स्ट्रा बचने का नाम है नहीं है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पर जब भी हम ज्यादा दे देंगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने पिछले बार लिखा था कि सूटेबल एनर्जी, तो अभी समझ में आ रहा है सूटेबल एनर्जी मतलब क्या, इस मिनिमम एनर्जी से जो ज्यादा की एनर्जी होगी से वही वाला जो लाइट होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कॉज कर पाएगा, ठीक है। इस मिनिमम एनर्जी से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये तो मैंने आर्बिट्रीली ले ली है, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही उसको देखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, ये डिपेंड करती है कि हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, मिनिमम अमाउंट क्या है कि हमारी जब भी जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट है ना, उसको क्या होना पड़ेगा, एक मिनिमम लेवल से ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑफ लाइट जितनी हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट का एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू eject an electron, ठीक है, is known as थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कि पिछला वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों के बीच में कितना था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें जब भी जो लाइट चाहिए थी, ठीक है, जो भी हम एनर्जी दे रहे थे लाइट के फॉर्म में, ये एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए थी, या तो बड़ी हो या तो बराबर हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है
ये तो हमने अभी नंबर ले लिया, पर हम इन जनरल इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई हमें क्या बताता है कि जो भी हमारी एनर्जी होनी चाहिए इससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? E should be greater than or equal to phi, where phi is minimum required energy। अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है? एच सी बाई लैम्डा। सही बात है। जहाँ पे हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट रहता है, सी हमारा क्या रहता है? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू लिख सकते हैं, जहाँ पे न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो क्योंकि फाई जो है ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई भी क्या है? एच सी बाई लैम्डा या फिर एच इंटू न्यू। ठीक है। अब देखो फाई हमारी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम खोल के लिख रहे हैं एच न्यू। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग होगी हमारे थ्रेशोल्ड एनर्जी के, तो समझ रहे हो ना कि इस एनर्जी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या लिख देंगे? एच न्यू नॉट लिखते हैं। ठीक है, एच न्यू नॉट। और इस न्यू नॉट का नाम क्या होता है? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का क्या है कि मिनिमम, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट। ठीक है। अगर हम इसको भी और खोल दें, एच सी बाई लैम्डा। अब देखो जो लैम्डा करस्पॉन्डिंग होगा इस एनर्जी के, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये जो लैम्डा आएगा अब ये क्या है? किसके बराबर है? हमारे थ्रेशोल्ड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। हमें क्या करना है? इसको मिनिमम बनाना है। हमें इसको क्या करना है? मिनिमम बनाना है। तो मिनिमम कैसे होगा? डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फाई उतना छोटा होगा। तो मतलब लैम्डा नॉट जितना बड़ा होगा फाई हमारा उतना छोटा होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कह देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या कह देंगे हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। तो अब इन दोनों का हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो न्यू नॉट होता है वो हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये जो लैम्डा नॉट है ये हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसका लिख लेते हैं हम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमारा क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा नॉट क्या हो जाता है? मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या समझे कि ये हमारा अगर मेटल है और यहाँ पे अगर हम लाइट मार रहे हैं और ये जो लाइट है इसकी एनर्जी अगर हमारी E है, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो अंदर न्यूक्लियर फोर्स है उसको ओवरकम करने में, और दूसरी किस में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो हमारी एनर्जी है वो आधी तो फाई में चली जा रही है। फाई मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही इन केस तो वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। अब देखो ये तो नॉर्मल एनर्जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा, या फिर अभी पहले लिखते हैं इसको एच न्यू, बाद में इसको और फर्दर एक्सपैंड करेंगे एच न्यू। और न्यू हमारा क्या है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? आर एम बी का स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का तो हमने पढ़ लिया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से काफी ग्राफ देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर ग्राफ देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं देखूं
तो अगर हम ऐसा करते हैं, क्या कर देते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इस साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एच न्यू नॉट हमारा क्या है, फाई है, और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। इसका एक बार ग्राफ देखो। तो अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, जो कि हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और ये जो इक्वेशन है किसका है, स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। तो यहां से हम कहां पे चले जाएंगे, ग्राफ्स पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। और फाई जो इंटरसेप्ट है वो कहां पर आएगा, नेगेटिव से, नेगेटिव इंटरसेप्ट है हमारी, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस से शुरू होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं माइनस फाइव होगा, सही बात है। अब इसको हम जैसे 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 बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि स्लोप स्लोप हमारी क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एंगल थीटा बनाएगा, तो अगर हम एंगल का tan थीटा ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, स्लोप के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, इस वाले पॉइंट पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, ये भी हमने देखा था कि जब थ्रेशोल्ड जो हमारी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर में जब हम एनर्जी देते हैं, उस केस में हमारी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उस लाइट की एनर्जी किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर में होगी। तीन अलग अलग चीजें हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ये इक्वेशन देखी, ठीक है। ये क्या है हमारी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन आया था हमारे जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एजी, सिल्वर है, आयरन, प्लैटिनम और टंगस्टन दिया हुआ है, और उन सबके हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है। नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच शोस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल। अब देखो हमें क्या निकालना है कि कौन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, जिसमें जो, जैसे हम लाइट डाल रहे हैं, लाइट कितने वेवलेंथ की डाल रहे हैं, 300 नैनोमीटर की डाल रहे हैं। अब हमें इस 300 नैनोमीटर वाली लाइट का एनर्जी निकालना पड़ेगा, और वो एनर्जी, ठीक है, हम एनर्जी निकालेंगे, और वो एनर्जी जिसके जिसकी भी फाई से ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी, वही हमारे क्या करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, सही बात है। तो हम पहले इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। अब अगर हमें एनर्जी किसमें निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्यों, क्योंकि सबकी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करते थे, 1240 अपॉन लैम्डा कर देते हैं, क्योंकि नैनोमीटर में हमारी तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जब एंगस्ट्रॉम में होता है तो एक जीरो और लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ 300, सही बात है, इसको कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.13 इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोटा है। अब ये जो एनर्जी है, जिससे जिससे भी जाती होगी, वो सारे हमारे क्या कर देंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देंगे। देखो 4.13 है, ठीक है, 4.13 हमारे जिंक से जाती है, सोडियम से जाती है, पोटेशियम से भी जाती है, और मैग्नीशियम से जाती है। सिर्फ इन्हीं से हमारी जो ये एनर्जी है वो जाती है। तो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन दिखाएंगे, जिंक, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन दिखाएगा, जिंक, सोडियम,
पोटेशियम और मैग्नीशियम दिखाएगा। तो कितने नंबर ऑफ मेटल है? 4। इसका आंसर क्या हो गया था? 4 हो गया था। बाकी सारे क्यों नहीं दिखाएंगे? 4.8 बड़ा है तो हमें तो मिनिमम एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल सके, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके। तो हम तो उससे कम एनर्जी दे रहे हैं कॉपर के केस में, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे Ag 4.3 है, कम दे रहे हैं 4.7, 6.3, 4.7। सभी के केस में क्या है? 4.13 इज लेस। जो शुरुआत के 4 में दिए थे उनके लिए क्या है? ज्यादा है। तो इनके केस में क्या हो जाएगा? अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करें, क्योंकि हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं जितनी चाहिए है, इसको चाहिए 2.4 और हम 4.13 दे रहे, तो एक्स्ट्रा अर्निंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो वो तो खैर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, पर जो क्वेश्चन में पूछा था वो चीजें हमने देख ली है। तो थैंक यू। बाकी यहाँ पे एक चीज और है कि हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया और एक क्वेश्चन सॉल्व करा तो समझ में आया कि हमको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है।